हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। एक बार फिर हम मिल रहे हैं एक और नए चैप्टर के साथ इन दी एनसीईआरटी दिल से सीरीज, और चैप्टर का नाम है 12th का चैप्टर है, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, मैंने ये चैप्टर इसलिए चुना, अगेन द सेम रीजन। मैं चाहती हूँ कि पहले हम 12th का सब सिलेबस कंप्लीट कर ले, ताकि जो 12th बोर्ड्स के बच्चे हैं उनको वो बेनिफिशियल हो, क्योंकि सेम सिलेबस होता है राइट, नीट और 12th का, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो नीट में आता है 11th 12th और 12th में खाली 12th आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सारा, मैं कोशिश करूंगी कि सबसे ज़्यादा मैं पहले 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, ताकि 12th के जो बच्चे हैं उनको पहले बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, नीट को तो बेनिफिशियल होगा ही, ऑफ कोर्स, सी बात है। अब हमेशा की तरह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेके बैठनी है, ताकि वो जो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगी कि यार ये क्वेश्चन ना ये लाइन से आपको पूछा गया है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हो। ठीक है, ये एक चीज़ है आपके सामने है, अगर नहीं है तो जाओ, मैं आपका वेट करूंगी। ठीक है, आपका वेट करूंगी, आप लेकर आइए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। उसके बाद में एक नोटबुक होनी चाहिए जो आप मेंटेन कर रहे हो फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज और फॉर बायोलॉजी। उसके बाद में एक पेन होनी चाहिए, कलरफुल पेन हो तो बहुत अच्छा। ठीक है, एंड बस इतना ही रिक्वायरमेंट है, और पानी का बॉटल लेके बैठना, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करनी होगी हमें। ठीक है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग करते जाएंगे, खाली क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ओके यस। अब यहाँ पे नेक्स्ट आएगा मेरा इंट्रोडक्शन। जिन्होंने मेरा लेक्चर कभी देखा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम देख रहे, ये कौन है, तो ये मैं हूँ। ठीक है, ये मैं हूँ, एंड बस ये इंट्रोडक्शन तो आप खुद रीड कर लेना यार, मेरे से नहीं होता, मेरी तारीफ खुद से नहीं होती, तो इसलिए मैं तो नहीं बोलने वाली ये सब। ठीक है, बहुत शर्म आती है। एंड बस आपको इतना याद रखना है, आपकी कृषि दीदी आपके साथ है। ओके चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हम केबीसी फॉर्मेट में खेलेंगे। ठीक है, दिस इज नॉट अ लेक्चर। सबसे पहली बात मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि ये लेक्चर नहीं है। ठीक है, हम लोग एकदम दोस्त की तरह बातें करेंगे। जो वो इस तरह एग्जाम से पहले हम लोग बातें करते हैं, बातें यानी मतलब पढ़ाई करते हैं कि यार ये कॉन्सेप्ट आता है क्या, तुझे नहीं आता, हाँ ठीक है मैं समझा देता हूँ, ऐसे टाइप का रहेगा। ठीक है, आपकी कृषि दीदी ना आपके साथ ऐसे बातें करने वाली है कि ये क्वेश्चन आया था नीट 2013 में, अब ये आता है क्या, ये कॉन्सेप्ट आता है क्या, ऐसे मैं आपको पूछूंगी। ठीक है, ओके, मेरा साथ देने के लिए रेडी हो? यस, रेडी हो। हाँ, स्माइल करो यार, स्माइल करो, कितनी प्यारे लग रहे हो आप लोग। अब ये वाला जो नीट 2013 का सवाल है ना, इसके लिए मैं आपको दूंगी 5000 रुपीज। अगर आपने इसका करेक्ट आंसर दे दिया तो 5000 रुपीज आपके। ठीक है, दूंगी ऐसे मैं हर लेक्चर में आपको बोलती हूँ ना, पर आपके घर में आ जाएगा, थोड़ा वेट करिए। इन्फेक्शन ऑफ अस्कैरिस यूजली अकर्स बाय, तो अस्कैरिस क्या होता है? अस्कैरिस हम सबको पता है, अस्कैरिस इज बिलोंगिंग टू एस्केलमेंथिस, राइट। एस्केलमेंथिस से बिलोंग करता है, उसमें मेल फीमेल रहता है, हम सबको पता है ना। फिर उसका मतलब मेल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, फीमेल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीज़ हमें पता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अस्कैरियासिस जो होता है, जो अस्कैरिस कॉज करता है, कॉजेटिव एजेंट इज अस्कैरिस, तो वो कैसे कॉज करता है, मतलब कैसे फैलता, कैसे, ठीक है, कैसे फैलता है? अस्कैरिस का बॉडी के अंदर ऐसे घुस जाता है, डायरेक्टली घुस जाता है? नहीं, कैसे फैलता है? फिर उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, कैसे फैलता है? वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अंडे रिलीज करते हैं। ठीक है, मेल फीमेल मेटिंग करके एग्स रिलीज करते हैं, फीमेल एग्स रिलीज करती है, और वो लोग क्या करते हैं, जो वाटर रहता है ना, वाटर हो गया, गंदा वाटर हो गया, या गंदा फूड हो गया, कंटामिनेटेड जिसे हम बोलते हैं, तो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड में ना वो लोग अपने एग्स डाल देते हैं, और वो एग्स इतने छोटे होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है। अभी कहाँ पे हम लोग चले गए सॉइल वॉइल में खेलने, गार्डन में खेलने के लिए, और हमने हाथ नहीं धोए, ऐसे ही गंदे हाथों से हमने खाना खा लिया। ठीक है, बाहर गए, उसके बाद में घर आए, लंच डिनर ऐसे ही खा लिया, तो होगा क्या, ये जो अपने नेल्स होते हैं ना, वो नेल्स के अंदर वो अस्कैरिस के अंडे घुस जाते हैं, हमें दिखते भी नहीं है, वो प्रूवन है। मतलब अगर यहाँ से ऐसे निकाल के वो माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो उसमें वो अस्कैरिस के अंडे दिखते हैं, क्लियरली दिखते हैं। तो बस फिर उसको तो एंट्री मिल गया, वो लंच एंड डिनर के साथ वो अपने पेट में चला गया। अब वो पेट में चला गया, उसके बाद में क्या, उसके बाद में तो वो और अपना रिप्रोडक्शन करके अपनी कम्युनिटी बढ़ाएगा। समझ रहा है, उनकी स्ट्रेटेजी समझ रहा है आपको? तो ये अस्कैरिस कैसे अपना जो मकसद है वो कैसे फैलाता है, थ्रू दिस ड्रिंकिंग वाटर, कंटामिनेटेड फूड हो गया, कंटामिनेटेड सॉइल हो गया, कंटामिनेटेड वाटर हो गया, ये सब चीज़ों से वो अपनी कम्युनिटी बढ़ाता है। ठीक है,
हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के बाद में हम लोग एनसीईआरटी में आ जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी इज अवर बाइबल। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर एक क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी नीट का क्वेश्चन उठा के देख लो, वो एनसीईआरटी का ही होगा, एनसीईआरटी के लाइन से ही बेस्ड होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे पीछे, उसकी भी लाइन मैं आपको बताती हूँ। अब ये वाले पैराग्राफ में आ जाओ, ठीक है, अस्कैरिस में आ जाओ, अस्कैरिस में आ जाओ। अब यहाँ पर देखो, द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विच कंटामिनेट सॉइल, वाटर, प्लांट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये मेनली कैसे फैलाता है? थ्रू एग्स ऑफ अस्कैरिस। ठीक है, एग्स ऑफ अस्कैरिस। तो ये बच्चों सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अस्कैरिस जो होता है वो कैसे फैलाता है? थ्रू एग्स। एग्स कहाँ पे डालता है? टू कंटामिनेटेड वाटर, सॉइल एंड फूड। ठीक है, जिससे ये सब सॉइल हो जाएगा कंटामिनेट, वाटर हो जाएगा कंटामिनेट, फूड हो जाएगा कंटामिनेट, प्लांट्स हो जाएंगे कंटामिनेट। समझ रहे एकदम डन। यहाँ पे माइंड में घुस रहा है ना, क्योंकि लेक्चर में आपको मैं याद करवा के भेजूंगी। मुझे ना ये टेंशन नहीं चाहिए, मगजमारी नहीं चाहिए कि लेक्चर में तो ठीक है मैम ने पढ़ा लिया, उसके बाद में मैं देखूंगा, उसके बाद में मैं रिवीजन करूंगा एंड देन आई विल गेट दोज कॉन्सेप्ट इन माय माइंड। ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये मुझे एक प्रॉमिस चाहिए, आप सभी से एक प्रॉमिस चाहिए, छोटा सा प्रॉमिस मैं आपसे मांग रही हूँ कि लेक्चर में मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, यू हैव टू गेट दैट इन योर माइंड तब भी के तब भी। ठीक है, तब भी के तब भी हम याद करके ही जाएंगे। 1 घंटे का लेक्चर है, 45 मिनट्स का लेक्चर है, जो भी है वो 45 मिनट्स या वो 1 घंटे में आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है, तब भी के तभी आपको वो चीज़ याद हो जानी चाहिए। इज दिस डन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 5000 तो आप उसके विनर हो गए। अब ये क्वेश्चन है 10,000 का। कितने का है ये? 10,000 का। नीट 2020 का सवाल है। अब यहाँ पर ना एक आपको पता होना चाहिए कि ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ना बहुत सारे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। मतलब कॉजेटिव एजेंट दिया जाएगा, बीमारी का नाम दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि ये बीमारी का कॉजेटिव एजेंट कौन है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। या तो आपको पूछ लेंगे कि सेट ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स है, ठीक है। मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रही हूँ जो एकदम कंफर्म्ड है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एक तो एकदम ही कंफर्म है, वही मैच द फॉलोइंग के 2-3 भी आ सकते हैं, पर एक तो एकदम ही कंफर्म है। समझ रहे हो? पैटर्न कंफर्म रहता है हमेशा ना। एनटीए डिसाइड करके रखती है कि मैं ये पर्टिकुलर चैप्टर से ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कॉजेटिव एजेंट कौन से टाइप का है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो बैक्टीरिया है, वो वायरस है, वो फंगस है, वो क्या है। तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि यार ये बैक्टीरिया है, ये फंगस है, ये वायरस है, जो भी है वो, अब वो क्या कॉज कर रहा है, वो बीमारी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। फिर वो ड्रग वाले टॉपिक में भी मैच द फॉलोइंग है। ये सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊंगी। आई एम जस्ट टेलिंग यू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। तो वो ड्रग वाले क्वेश्चन में भी ऐसे आएगा कि ये पर्टिकुलर ड्रग का फंक्शन क्या है, ये पर्टिकुलर ड्रग का फंक्शन क्या है। तो हर एक ड्रग का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी मैच द फॉलोइंग आएंगे। आप सब यहाँ पर देखोगे, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो टाइफाइड देखो, ये आप लोगों के लिए कितना इजी एकदम आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट 2020 में, ऐसे क्वेश्चंस तो हमारे में भी ऐसे आने चाहिए। आएंगे। तो टाइफाइड देखो, टाइफाइड का क्या रहेगा कॉजेटिव एजेंट? जैसे मैंने कहा कि बीमारी का नाम दिया जाएगा एंड कॉजेटिव एजेंट आपको पूछेगा। तो यहाँ पे टाइफाइड सभी को पता है ना, टाइफाइड का कौन है? सैल्मोनेला टाइफी, राइट। टाइफाइड का कौन है? सैल्मोनेला टाइफी। ये पीला पीला तो दिखेगा नहीं अपने को, है ना। टाइफाइड का सैल्मोनेला टाइफी। एक का थ्री हमें तो मिल गया इसका आंसर। आगे हमें तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर देख लेते हैं ना, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमें करने। वी हैव टू मेक आवर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कॉन्सेप्ट को हमेशा किंग रखिए। दूसरी सब तो चीज़ें ना ऐसे ऐसे फॉलो होती जाएगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आपको वो रेस से कोई भी नहीं हरा सकता। लाइक नीट एग्जाम हो या बोर्ड्स एग्जाम हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, ये तो नीट एग्जाम के लिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, पर ये एडवाइस ना आगे जाके भी आप अपने जहन में रखना कि आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एवरी टाइम यू कीप योर कॉन्सेप्ट्स एकदम स्ट्रांग, ठीक है।
कुछ भी लाइफ में कुछ भी करो आप, वो कॉन्सेप्ट्स अगर आपके स्ट्रांग होंगे ना, आपको कोई भी हरा नहीं सकता वो पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। अब नेक्स्ट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का क्या रहेगा? न्यूमोनिया का हीमोफिलस रहेगा, है ना। अगर आपको डाउट हो रहा है, आ जाओ, चलो टेक्स्ट बुक में आ जाओ। पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक की लाइंस में आपको दिखा दूंगी ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई ये एनसीईआरटी लाइन का ही है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो टाइफाइड का देख लेते हैं। टाइफाइड का क्या है? सैल्मोनेला टाइफी है, सबको मिला। ये पैराग्राफ में आ जाओ सारे बच्चे, ये एक दूसरे के ऐसे ऊपर नीचे ही है तो ज्यादा ढूंढने में आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी में आ जाओ। तो टाइफाइड का कौन है? सैल्मोनेला टाइफी। ये याद हो गया, ये याद हो गया, सारे बच्चों ने मार्क कर लिया, यस मार्क कर लिया। तो सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी इज द कॉजेटिव एजेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी साल पूछा गया है, ठीक है, काफी साल पूछा गया है कि टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज सैल्मोनेला टाइफी, ठीक, ओके। नेक्स्ट इज न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया हम सभी को पता है ना, न्यूमोनिया पता है। न्यूमोनिया के टेक्स्ट बुक 2 कॉजेटिव एजेंट्स लिखती है और ये दोनों कॉजेटिव एजेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कॉजेटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये एंड दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। क्वेश्चन में तो हीमोफिलस ही आपको दिया गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को ध्यान में ही ना रखें। हो सकता है आपका नीट 2024 में ऐसा सवाल आए कि न्यूमोनिया का कॉजेटिव एजेंट कौन है और वो ऑप्शंस में आपको दिया गया रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, तो तब आप ये नहीं बोल सकते कि यार हीमोफिलस क्यों नहीं है। ओके, समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो ना आप। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि यार 1.5x में देखा करिए, ठीक है। कोई भी आप लेक्चर देखो, फिर वो मेरे हो या दूसरे हो, मैं जस्ट एडवाइस आपको देना चाहती हूँ कि आप हमेशा लेक्चर ना 1.5x में ही देखा करिए। कोई भी वीडियो आप देखो, आप 1.5x में देखा करिए। दैट इज़ द लाइक एकदम बेस्ट स्पीड टू वॉच एनी वीडियो। आपका ऐसा भी नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, एकदम बड़ फटाफट जा रहा है, ऐसे भी नहीं होगा। एंड आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी नॉर्मल स्पीड में देख रहे हो, जल्दी से आप स्विच करिए उसको, ठीक है। वो ऐसे रहेगा ना, आपको पता ही रहेगा कि कैसे स्विच करना है। तो 1.5x में चले जाइए, ठीक है। बैक टू द लेक्चर। तो ये हो गया, इसका क्या रहेगा? हीमोफिलस, क्योंकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में तो भाई हीमोफिलस दिया गया है ना, हीमोफिलस दिया गया। न्यूमोनिया का क्या करूँगी मैं? हीमोफिलस करूँगी। नेक्स्ट आ जाओ मलेरिया। भाई मलेरिया और सैल्मोनेला इतने इंपॉर्टेंट है ना, इतने इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकती। मलेरिया का तो हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन है? मेरे साथ रिपीट करेंगे सारे बच्चे। कौन है? प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम। जीनस प्लाज्मोडियम है, फिर उसका वेरिएशन है, स्पीशीज में वेरिएशंस बहुत सारे हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, बहुत सारे। तो हमें खाली इतना याद होना चाहिए कि भाई प्लाज्मोडियम करके रहता है। प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फीमेल एनाफिलस मस्कीटो तो नहीं है कॉजेटिव एजेंट? नहीं। अपने नोटबुक में अभी के अभी नोट पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। सुनहरे अक्षरों से लिख दीजिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए और लिख दीजिए कि कौन है? प्लाज्मोडियम है कॉजेटिव एजेंट। ऐसा नहीं है कि भाई मलेरिया तो मच्छर काटता है ना, मच्छर काटने के बाद ही तो मलेरिया होता है, तो फिर वो मच्छर हुआ कॉजेटिव एजेंट। ऐसा नहीं है। मच्छर के अंदर कौन है? मच्छर भी इन्फेक्टेड है, ठीक है। मच्छर नहीं कर रहा, मच्छर तो भाई खाली एक वेक्टर है। वेक्टर आप समझते हो? वेक्टर का मतलब मैं जब लेक्चर लेती हूँ, जब मैं ये चैप्टर समझाऊंगी ना आपको, तो मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि वेक्टर इज एवरी टाइम ओला उबेर वाला। जैसे कि हम कैसे पैसेंजर्स हैं, हम ओला उबेर को क्या करते हैं? उसको बुक करते हैं। तो ओला उबेर इज जस्ट सवारी कि मुझे एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट लेकर जाएगा, है ना, डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। तो वो तो खाली एक सवारी है, वेक्टर है। तो मच्छर क्या है? फीमेल एनाफिलस मस्कीटो भी एक सवारी है, वो ओला उबेर है। जाना किसको है? पैसेंजर को जाना है। पैसेंजर कौन है? अपना प्लाज्मोडियम है, और वही है कल्प्रिट, वही है पॉजिटिव एजेंट। और उसका डेस्टिनेशन क्या है? मलेरिया कॉज करना। आप समझ रहे हो? ये चीज याद रहेगी, पूरे लाइफ याद रहेगी ना। कभी भी अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना, और अगर आपने फीमेल एनाफिलस मस्कीटो को मार्क किया एज पॉजिटिव एजेंट, भाई मैं रो दूंगी, ठीक है। अभी याद रखना है प्लाज्मोडियम रहता है पॉजिटिव एजेंट। ओके, डन डन, ठीक है।
ये हो गया, ये 3 आपको याद हो गए। अब चौथा फिलेरिएसिस में आ जाइए। ये डायग्राम है ना वो एकदम एलिफेंटियासिस क्यों बोलते हैं, एलिफेंट जैसा एकदम फुट हो जाता है, एकदम बड़ा चौड़ा एकदम फुट हो जाता है। तो ये आदमी का एक जो फोटो है उसी के बाजू में ये वाला पैराग्राफ आपको मिलेगा। तो ये वाले पैराग्राफ में एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस का जिक्र किया गया है। अब ये कौन कॉज करता है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। कौन करता है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। जीनस का नाम एटलीस्ट याद होना चाहिए, दैट इज वुचरेरिया। तो जब भी फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस, दोनों वर्ड याद होने चाहिए, ऐसे नहीं कि खाली फिलेरियासिस पता है। फिलेरियासिस एलिफेंटियासिस कौन कॉज करता है, वुचरेरिया। ठीक है, रिपीट करो, फिलेरियासिस कौन कॉज करता है, ये एलिफेंटियासिस, फिलेरियासिस कौन कॉज करता है, वुचरेरिया। ठीक है, याद हो गया, यस डन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये तो हमें ऑलरेडी पता चल गया, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी डन एंड डस्टेड। चलो नेक्स्ट सवाल में आ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल अपना कितने का रहेगा, 25,000 का। कितने का रहेगा, 25,000 का। ये है नीट 2023 का सवाल। अब ये क्वेश्चन फिर से देखो, मैच द फॉलोइंग, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैच द फॉलोइंग काफी ये वाले चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये वाले चैप्टर से फिर से ऐसा ही मैच द फॉलोइंग आया हुआ है। फिर से यहाँ पे क्या पूछा गया है, बीमारी का नाम, कॉजेटिव एजेंट, जो हमने ऑलरेडी ये सब पैराग्राफ में हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट। ये नीट 2023 मतलब यही साल वाला नीट में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये तो आप कंफर्म पकड़ के ही चलो कि भाई ये साल भी हमको पूछे जाने वाला है इस टाइप का क्वेश्चन, जहां पे बीमारी एंड कॉजेटिव एजेंट आपको पूछेगा। ठीक है, फिलेरियासिस अब मैं नहीं बताऊंगी भाई, फिलेरियासिस याद करो, मैंने आपको याद करवाया था कि फिलेरियासिस का कौन है, वुचरेरिया है। वेरी गुड, चिल्ला के मुझे आंसर देना भाई, चिल्ला के। ऑनलाइन बैठे तो ऐसे नहीं खाली ऐसे हाँ चलो चलो मैम आप पढ़ाइए, मैं तो खाली बैठूंगा। आपको कहाँ सुनाई दे रही है मेरी आवाज, सुनाई दे रही है, आप चिल्लाओ आप। वुचरेरिया है, वुचरेरिया। कॉजेटिव एजेंट कौन है फिलेरियासिस का, वुचरेरिया। ठीक है, अमीबियासिस ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबियासिस का कौन है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या है, रिपीट करो। ऐसे जो होते ना साइंटिफिक नेम कैसे याद करते, चिल्ला के याद करते। अमीबियासिस का कौन है, अमीबा कॉज करते हैं, वो अमीबा का नाम क्या है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या नाम है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, न्यूमोनिया की बात करें तो फिर से मैंने आपको ये याद करवाया था कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होगा या तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होगा। तो यहाँ पे क्या लिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। रिंग वर्म, क्या ये वर्म कॉज करता है, ऐसा सवाल काफी बार आया हुआ है और बच्चे कंफ्यूज होके रिंग वर्म को मार्क करके आते हैं एज एस्केलमेंथिस, मतलब एस्कैरिस कॉज करता है। क्या ये सही बात है, क्योंकि होता क्या है, एस्कैरिस हमें पता है एस्केलमेंथिस से बिलोंग करता है, विच इज राउंड वर्म। अब ये रिंग वर्म है, वो राउंड वर्म है, वर्म करके इसको मार्क करके आ जाते हैं, पर ये एकदम ही गलत हो जाएगा क्योंकि रिंग वर्म इज कॉज्ड बाय अ फंगस। ठीक है, ये फंगल डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ये वायरल डिजीज नहीं है, फंगल डिजीज है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डिजीज कौन सी है, मतलब वो फंगल डिजीज है, वो वायरल डिजीज है, वो बैक्टीरियल डिजीज है, वो क्या है। ठीक है, ऐसा भी मैच द फॉलोइंग आता है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे रिंगवर्म का क्या लिख के आओगे, फंगस। ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन। अब आ जाओ एनसीईआरटी में मैच द फॉलोइंग तो हमने कर दिया, इसका आंसर पहले देख लेते, मार्क कर लेते, फिर मैं आपको दिखाऊंगी एक एक लाइन ऑफ एनसीईआरटी। फिलेरियासिस का क्या किया हमने, ए का 3 किया ना, ए का 3 मिल गया। चलो एक ही ऑप्शन में यार, इतना इजी करते ना नीट अभी। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो कितना इजी, मुझे आगे का देखना भी नहीं पड़ा। खाली अगर मुझे पता होता कि यार फिलेरियासिस का तो वुचरेरिया है, मैं ये मार्क करके आ जाती, मुझे आगे देखना भी नहीं पड़ता, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चली जाती। समझ रहे हो, तो ऐसे ना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए। आ जाओ, चलो एनसीईआरटी में आ जाओ सारे बच्चे। एनसीईआरटी में हमने दूसरे मतलब न्यूमोनिया हमने ऑलरेडी कर लिया था, फिलेरियासिस हमने ऑलरेडी कर लिया था ये वाले क्वेश्चन में, राइट। तो फिर से मैंने वो एनसीईआरटी का पैराग्राफ यहाँ पे नहीं डाला। दूसरी जो 2 डिजीज है दैट इज अमीबियासिस एंड रिंगवर्म, ये हमने नहीं किया था पिछले क्वेश्चन में, एंड इसलिए मैंने फिर से यहाँ पे अलग सा पैराग्राफ डाला हुआ है। आ जाओ यहाँ पे, देखो ये इमेज आपको दिख रहा होगा, मैंने इसलिए पूरा इमेज नहीं डाला, थोड़ा झलक ही डाला ताकि आपको पता चले कि यार ये वाला जो इमेज है उसी के बाजू में ये वाला पैराग्राफ है। ठीक है, आ जाएंगे सारे बच्चे ये पैराग्राफ में। रिंगवर्म क्या है, मैंने क्या बोला था आपको, इट इज अ फंगल डिजीज, इट इज अ
फंगल डिजीज, और वो फंगस का नाम क्या है? ट्राइकोफाइटॉन। क्या है? ट्राइकोफाइटॉन उसका कॉजेटिव एजेंट है। अमीबियासिस की बात करें तो अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय अमीबा, एंड वो अमीबा का नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। यहाँ पे ये हाईलाइट करना मैं भूल गई है ना, ये एक्चुअली फन फैक्ट, ये एक्चुअली ना मैंने पीपीटी कल पूरी रात बैठ के बनाई है। मेरा गला वाला सब बैठ गया है, हेल्थ खराब हो गई है। तो कल क्या हुआ, जस्ट ऐसा ना थोड़ा सा ब्रेक टाइप, तो हमने पूरा दिन ठीक है लेक्चर लिए, मेहनत की, सब किया, और फिर मुझे याद आया कि अरे बाप रे मेरा एनसीईआरटी दिल से बाकी है। तो क्या हुआ था, रैंक, आई एम इन 2 चैनल, रैंक प्लस भी है, नीट रैंक प्लस भी है, तो रैंक प्लस के था, फिर उसका प्लानिंग चल रहा था, तो एनसीईआरटी दिल से की पीपीटी रह गई थी, तो वो पीपीटी कल रात पूरा बैठ के बनाई, तो आधी चीज़ें मतलब थोड़ी चीज़ें से ऊपर नीचे भी लग रही है मुझे, ऐसा नींदी आंखें वाली लेक्चर में मैं ले रही हूँ। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, और फिर सुबह आके हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, मज्जा मज्जा। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। हाँ, तो अगर टीचर्स आप लोग के लिए इतने मेहनत कर रहे हैं तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, उसका 10% तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, है ना। आप लोगों से 10% एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं उसका 10% खाली आपसे मुझे चाहिए। दे सकते हैं इतना? सच्ची दे सकते हैं? डन। तो कभी भी ऐसे थॉट्स आए ना कि यार अभी तो छोड़ देना है, नहीं मेहनत करनी, मेरे आजू बाजू, मेरे सराउंडिंग्स, मेरे जो दोस्त है वो लोग तो इतनी मेहनत नहीं कर रहे, तो मैं क्यों इतनी जान डाल दूँ। सब लोग बोल रहे कि यार चिल चिल, एंजॉय करके करो। एंजॉय करके ना हम स्टार नहीं बन सकते। मतलब एक कहावत है, वो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। वो मैं मेरे जहन में वो मान के चलती हूँ, लाइक एवरी डे आई वेक अप विद दैट थॉट कि अगर मुझे सूरज बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, और उसके लिए अगर मुझे जी जान भी लगानी पड़े ना, आई एम रेडी टू डू दैट। तो अगर वो थॉट के साथ आप रोज उठते हो ना, आपको मोटिवेशन की जरा भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू नो योर पर्पस, यू नो योर वाई, कि मैं क्यों कर रही हूँ, है ना। आप सभी को पता है, आप सभी के पास एक तो थॉट है, एक तो वाई का रीजन है कि नहीं। एक वाई का रीजन होगा सभी के पास कि यार मुझे ये चीज करनी है, आई वॉन्ट टू प्रूव माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू गेन दैट रिस्पेक्ट जो मुझे देने वाले आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर। तो वो सबके पास एक रीजन है टू बिकम दैट। तो वो रीजन को ना हमेशा सुबह उठते ही वो रीजन आप खाली एक बार रिवीजन करो। रिवीजन यानी एक बार वो थॉट दो कि यार मैंने ये नीट प्रिपरेशन क्यों शुरू की थी। जस्ट आस्क योरसेल्फ, ठीक है। फिर ना वो ड्राइविंग फोर्स जो आपको मिलेगा ना वो अलग लेवल का होगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, देखो फिर से आ गया मैच द फॉलोइंग। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आएंगे ही, ठीक है। वो हमेशा का है, वो हर साल आपको पूछेंगे। ये ड्रग वाले टॉपिक का है। अब ड्रग वाले टॉपिक में आ जाओ। ड्रग अब्यूज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब उसने नीट ने ना ये नक्की करके रखा है, पक्का करके रखा है कि हम ड्रग वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन तो जरूर बनाएंगे, क्योंकि ड्रग वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर टीनेजर्स। तो एनटीए ऐसा मानती है कि हम ड्रग वाले टॉपिक से तो एक क्वेश्चन तो जरूर डालेंगे ही डालेंगे। फिर वो जो डिजीजेस वाला है वो तो रहेगा ही ऑफकोर्स, बट ड्रग वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी ड्रग्स का ना आपको पता होना चाहिए, मतलब वो कौन से पौधे से मिला है, वो ड्रग कौन से पौधे से मिला है। दूसरी चीज कि वो ड्रग का फंक्शन क्या है, मतलब क्या करता है वो बॉडी में जाने के बाद वो क्या करता है, ठीक है। वो एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि हेरोइन हो गया। अब हेरोइन क्या करता है, हेरोइन का आपको पता, जब भी ये वर्ड आए हेरोइन तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये स्लो डाउन करता है बॉडी फंक्शन। क्या करता है वो? स्लो डाउन करता है बॉडी फंक्शन। कि जब भी ऐसे लगे कि यार बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, ऐसे इसलिए लोग लेते हैं ना ड्रग्स। क्यों लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग्स कौन लेता है? जो पागल लोग होते हैं, ठीक है। अगर आप खुद को पागल समझते हो तो ड्रग्स लो, अगर आप पागल नहीं हो तो फिर ड्रग्स कभी भी मत लेना, जिंदगी में मत लेना। तो वो लोग को लगता है कि भाई ड्रग्स तो भाई एकदम अमृत चीज़ है, सब चीज़ हमें सारा दुख दर्द पीड़ा निकाल देती है, बट इट इज़ एकदम वाहियात चीज़, ठीक है। तो हेरोइन क्या करता है? स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। तो जो भी लेता है ना ये ड्रग्स, तो ये हेरोइन जब भी जो भी लेता है
तो उसके अंदर जो भी दुख दर्द पीड़ा रहता है, बहुत मतलब हार्ट बीट तेजी से चल रही है, उसको पता नहीं चल रहा है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, तो हेरोइन ले लेता है जिससे उसको शांति महसूस होती है। तो फिर वो बार बार हेरोइन लेते जाता है बिकॉज इट स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन, मन को शांति देता है वो। ठीक है, नेक्स्ट इज marijuana। ठीक है, उसको जुआना नहीं बोलते वैसे, जे इज साइलेंट वैसे, तो marijuana ऐसे बोलते हैं। मतलब थोड़े अंग्रेज लोग रहते हैं ना, हम तो देसी लोग रहते हैं, हम लोग तो जैसे ही बोलते हैं marijuana, पर marijuana नहीं बोला जाता, marijuana बोलते हैं। तो इसका क्या रहता है, इसका रहता है इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर, राइट। अब ये वाला ना, ए का मुझे क्या मिल गया, ए का 2 मिल गया ना, देख लेते एक बार, अगर ऑप्शन मिल जाए तो फिर आगे मेहनत करनी ही नहीं है। मतलब मुझे तो करनी है, पर आपको नीट एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आपको तो मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, बेमतलब की मेहनत मत करने जाना कि भाई मैं तो सब ऑप्शन देखूंगा। मिल गया ना, ये कॉन्फिडेंस के साथ मिल गया ना कि हेरोइन का क्या है, स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन। तो स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन का क्या रहेगा, ए का 2 रहेगा। marijuana का क्या है, बी का 1 है, तो बी का क्या है, इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट। ये मैंने आपको बताया था, marijuana का इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब ये वाली एनसीईआरटी में आ जाओ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सारे बच्चे खोलेंगे, एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, हर एक ड्रग का फंक्शन दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में। सबसे पहले तो हेरोइन में आ जाओ, हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस। ये आपको मैंने बोला था, हर एक ड्रग का एक सिंगल लाइन आपको पता होनी चाहिए कि हेरोइन क्या कर रहा है, marijuana क्या कर रहा है, कोकेन क्या कर रहा है, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हेरोइन का क्या है, इट इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस। नेक्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी को क्या कर रहा है, वो कोकेन कर रहा है, राइट, कोकेन कर रहा है। नेक्स्ट ड्रग इज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, कोकेन, सॉरी यहाँ पे marijuana आएगा, है ना, सॉरी marijuana, यहाँ पे marijuana आएगा। नेक्स्ट इज कोकेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट इज डोपामीन। डोपामीन क्या है, डोपामीन इज अ हैप्पी हार्मोन, राइट। जब भी ऐसे सैड फील हो तो न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डोपामीन वो हैप्पी फील करवाता है, तो वो हैप्पी फील करवाता है, इसलिए लोग लेते हैं ड्रग्स, दैट इज कोकेन। कोकेन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट इज डोपामीन। नेक्स्ट इज डेटूरा प्लांट। यहाँ पे देखो डेटूरा प्लांट आपको दिया जाएगा, तो डेटूरा प्लांट जो करके रहता है, डेटूरा प्लांट क्या करता है, डेटूरा प्लांट causes hallucinations. Now what is hallucinations? आपने देखा होगा वो संजू फिल्म में, है ना, संजू क्या करता है, संजू बहुत सारे ड्रग्स लेता है और एक पॉइंट ऐसा आता है उसके लाइफ में जहां पर उसको फील होता है कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, पर इन रियलिटी उसके आजू बाजू कोई लोग रहते ही नहीं है। तो व्हाट इज हेलुसिनेशंस, वो फील करवाता है कि मेरे आजू बाजू ना बहुत सारे लोग खड़े हैं, जिसको ऐसा फील होता है कि मेरे लाइफ में कोई दोस्त नहीं है, मेरे साथ कोई रहता नहीं, आई एम अलोन। तो वैसे लोग ये वाला ड्रग लेते हैं जिससे कॉज होता है हेलुसिनेशंस, एंड दे मेक देम फील कि यू आर नॉट अलोन, यू हैव अ बंच ऑफ पीपल अराउंड यू। ठीक है, तो हेलुसिनेशंस कौन कॉज करता है, डेटूरा प्लांट से ये वाला ड्रग बनाया जाता है। तो आ जाओ ये सवाल में, एंड इसका ऑप्शन होगा डी, दैट इज मॉर्फिन का पेन किलर आ जाएगा। तो मॉर्फिन का पेन किलर ये काफ़ी सर्जरीज में यूज़ किया जाता है, तो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। ऐसे कोई भी मॉर्फिन ले नहीं सकता, ठीक है, विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। द डॉक्टर्स इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज इन सर्जरी देयर इज अ लॉट ऑफ पेन विच इज कॉज्ड। तो पेन को किल करने के लिए, दैट इज पेन किलर के लिए मॉर्फिन को यूज़ किया जाता है। तो मॉर्फिन का क्या आपको याद रखना है, दैट इज पेन किलर। तो जब भी मॉर्फिन वर्ड आए तो आपको याद होना चाहिए कि इट इज अ पेन किलर। नेक्स्ट इज कोकेन। तो कोकेन क्या करता है, इंटरफियर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन। तो मैंने यही बोला आपको कि डोपामीन इज अ हैप्पी हार्मोन, और ये कहाँ से आता है, इट इज फ्रॉम कोकेन। ठीक है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक इमेज दिया गया है, ये इमेज को आपको पहचानना है कि ये कौन सा प्लांट है और ये प्लांट से कौन सा ड्रग बनाया जाता है। अब ये वाला प्लांट जो है आपके टेक्स्ट बुक में ही ये डायग्राम है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर का कोई डायग्राम दिया गया है, ये प्लांट आपके टेक्स्ट बुक का ही है। ये प्लांट को आपको पहचानना है कि कौन सा प्लांट है और इसमें से कौन सा ड्रग बनाया जाता है। अब ये वाला प्लांट है डेटूरा प्लांट। ये वाले पैराग्राफ में आ जाओ, डेटूरा प्लांट क्या करता है, मैंने अभी आपको समझाया कि डेटूरा प्लांट कॉज करता है हेलुसिनेशंस, राइट। क्या करता है, हेलुसिनेशंस, आजू बाजू महसूस करवाता है कि मेरे आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पे ये जो डेटूरा प्लांट है, पहले तो इसका नाम आप लिख दो कि ये प्लांट का नाम क्या है, डेटूरा प्लांट। और ये क्या महसूस करवाता है कि
आपके आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं, दैट इज इट इज कॉजिंग एज अ हेल्यूसिनोजन। जो हेल्यूसिनेशंस कॉज करता है ना, उसको हम बोलते हैं हेल्यूसिनोजन। समझ रहे हो, मतलब जो भी चीजें हेल्यूसिनेशंस कॉज करवाती है उसको हम बोलते हैं हेल्यूसिनोजन। ओके, अंडरस्टूड। तो डेटूरा प्लांट क्या करता है, हेल्यूसिनोजन। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। देखो ये वाला पैराग्राफ है, यहाँ पे देखो मैंने ये काट दिया है बिकॉज आई डिडंट वांट टू शो दैट प्लांट हियर, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी वो प्लांट दिया गया है। देयर इज नो नीड कि यहाँ पे मैं फिर से एक प्लांट दिखाऊँ आपको। तो ये वाला मैं थोड़ा झलक मैंने डाला है, नहीं तो मैं यहाँ पे क्रॉप कर देती, पर मुझे ये बताना था कि ये वाला पैराग्राफ कहाँ पर है। तो ये डेटूरा प्लांट के बाजू में ही ये वाला पैराग्राफ है और उसमें यहाँ पे लिखा भी गया है कि उसका फंक्शन क्या है। तो डेटूरा प्लांट से जो ड्रग बनाया जाता है वो क्या कॉज करता है, वो कॉज करता है हेल्यूसिनोशंस। और ये प्रोडक्ट मतलब ये चीज को हम क्या बोलते हैं, हेल्यूसिनोजन। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो कैंसर कॉज करता है, ठीक है, जो कैंसर कॉज करता है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजन। ये सभी को पता है, ये सभी को पता है। भाई क्या हो रहा है नींद में, कार्सिनोजन। ओके, तो जो कैंसर कॉज करता है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजन, हेल्यूसिनेशंस कॉज करता है उसको बोलते हैं हेल्यूसिनोजन। वैसे ही म्यूटेशंस कॉज करता है, उसको हम बोलते हैं म्यूटाजन। क्या बोलते हैं, म्यूटाजन। ओके, अंडरस्टूड। इसलिए हम उसको बोलते हैं हेल्यूसिनोजन। कौन है ये, डेटूरा प्लांट। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कि ह्यूमन मिल्क में, ये 2020 का सवाल है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ह्यूमन मिल्क में मतलब आपको पता ही होगा कि जो स्टार्टिंग का आफ्टर प्रेगनेंसी जो स्टार्टिंग का मदर का मिल्क रहता है, मदर्स मिल्क, जिसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको, कोलोस्ट्रम। वो कोलोस्ट्रम में देयर आर अ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन सी है वो, हम सबको पता है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। सबसे पहले चीज इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को क्या बोलते हैं, हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं उसको, एंटीबॉडीज। ये सबको याद होना चाहिए। इट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होती है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। एक तो एंटीजन रहता है, उसी का भाई मतलब दुश्मन या जो भी बोल दो आप, उसी का भाई बोलेंगे हम, दुश्मन नहीं बोलेंगे, भाई बोलेंगे। तो एंटीजन है, एंटीजन हमेशा बोलता है कि भाई मेरे भाई को बुलाओ। मेरा भाई कौन है, एंटीबॉडी है। एंड एंटीबॉडी को थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। जो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ना, ऐसे वाई स्ट्रक्चर रहता है, फिर इसके ऊपर ऐसे एंटीजन बाइंड होता है, तो ये एंटीजन या एंटीबॉडी, तो इसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। और ये 5 तरीके के होते हैं। सिंपल ट्रिक टू रिमेंबर इज गेम्ड। कैसे याद करेंगे, गेम्ड। एंटीबॉडी, GAMED। तो जो कोलोस्ट्रम है, जो मदर्स मिल्क है, जो स्टार्टिंग का मदर्स मिल्क है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबॉडी रहती है, सबसे ज्यादा MGA की E। इट इज ऑफकोर्स एंटीबॉडी A। तो एंटीबॉडी A मतलब IgA। क्या बोलते हैं उसको, IgA। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन A, समझ रहे हैं। तो ये याद रखेंगे सारे बच्चे कि सबसे ज्यादा वो मिल्क में, दैट इज कोलोस्ट्रम में। यहाँ पे तो ह्यूमन मिल्क बोला गया है, पर आपको ऐसा भी सवाल आ सकता है कि कोलोस्ट्रम, तो तभी ऐसा नहीं होगा भाई कोलोस्ट्रम क्या है। कोलोस्ट्रम सबको पता होना चाहिए कि आफ्टर प्रेगनेंसी जो स्टार्टिंग का मम्मी का मिल्क रहता है उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ठीक है, कोलोस्ट्रम में सबसे ज्यादा क्या रहता है, IgA। मैंने इतनी बार सारे कॉन्सेप्ट आपको बुलवाए हैं ना, मतलब मैंने बोले हैं ना, मुझे यकीन है कि आपको लेक्चर में ही याद होता जाएगा, है ना। याद हो रहा है, यस और नो, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, सबको लेक्चर में याद हो रहे कॉन्सेप्ट्स में। इतनी बार एटलीस्ट मैं हर एक क्वेश्चन को 7-8 बार रिपीट कर रही हूँ, वो कॉन्सेप्ट को बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ताकि आपको वो क्वेश्चन जो है, वो जो आंसर जो है, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, वो यहाँ पे छपता जाए। ठीक है, ये सब कंफर्टेबल है ना ये टेक्निक से, ओके।
चलो येलोइश फ्लूइड, ये येलोइश फ्लूइड का नाम है दैट इज कोलोस्ट्रम। क्या नाम है? कोलोस्ट्रम। इट इज सिक्रीटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, हैज अबेंडेंट एंटीबॉडीज दैट इज IgA। ये सारे बच्चे नोट डाउन करके रखेंगे कि कोलोस्ट्रम में सबसे ज्यादा कौन सी एंटीबॉडी रहती है? इट इज IgA। ओके, द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर। हाँ, तो वो तो ठीक है कि प्लेसेंटा से उसको दूसरी भी बहुत सारी एंटीबॉडीज मिलेगी, पर सबसे ज्यादा वो मिल्क में उसको कौन सी मिलेगी? दैट इज IgA। ओके, डन। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेन्स प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज वाइल polio drops that are administered into the body contain what? ये 2016 का सवाल है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, प्रीफॉर्म्ड क्या होता है। प्रीफॉर्म्ड यानी आपको रेडीमेड मिल रही है एंटीबॉडीज। देखो, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, रिवाइज करेंगे वो टॉपिक, एक बार रिवाइज करते हैं। चलो, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि ताजा ताजा एंटीबॉडीज बनाया जाता है बाय द बॉडी। मैंने क्या कहा? ताजा ताजा एंटीबॉडीज बनाया जाता है, ठीक है। वो बाय द बॉडी हो सकता है या मतलब दूसरे सोर्स से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दो मोड्स और आ जाते हैं। पर मैं अगर आपको खाली बोलूँ कि एक्टिव एंड पैसिव में क्या फर्क है? फर्क है। तो यहाँ पे एक्टिव मतलब क्या? एक्टिव मतलब ताजा ताजा। एक्टिव समझ रहे? ताजा ताजा, ऐसे तभी के तभी एक्टिव। पैसिव यानी क्या? रेडीमेड दे रहे, ठीक है, पिरस रहे, एंटीबॉडीज पिरस रहे कि ये लो भाई रेडीमेड, स्पून फीडिंग टाइप। तो जब भी स्नेक बाइट होता है, ठीक है, ये वेनम वाला क्या है? एंटी वेनम इंजेक्शन। एंटी वेनम इंजेक्शन कब दिया जाता है? जब अचानक से उसको वो स्नेक बाइट काट लिया, ठीक है, स्नेक अचानक से काट लिया, तो अभी अचानक से काट लिया तो बॉडी को प्रोसेस होगा, ठीक है, बॉडी को प्रोसेस होगा कि भाई ये तो बाहर के एंटीजेंस मेरे बॉडी में घुस गए, उसके बाद में बॉडी बनाएगा एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट दैट। तो वो तो बहुत टाइम हो जाएगा, तब तक उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। तो इसलिए वी कांट वेट फॉर दैट टाइम, है ना, क्योंकि वो जल्दी से वो फैलता है, वो जहर बहुत जल्दी से फैलता है। एंड दैट इज वाई क्या होता है, एंटी वेनम इंजेक्शन जैसे दिया जाता है। अब वो एंटी वेनम इंजेक्शन में क्या होता है? रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है, बिकॉज बॉडी इतना जल्दी बना नहीं पाता एंटीबॉडीज, तो वो एंटीबॉडी इंजेक्शन डायरेक्टली दिया जाता है। तो प्रीफॉर्म्ड मतलब क्या? कि रेडीमेड अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो एंटीबॉडीज दिए जाते हैं। पर क्वेश्चन ये नहीं है, प्रीफॉर्म्ड के बारे में क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे पोलियो ड्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन है। जो हम पोलियो ड्रॉप्स, हम लोग जब छोटे थे तब हम सब ने 2 बूंद जिंदगी के लिए है ना, सबने लिए है ना, वो अमिताभ बच्चन का ऐड 2 बूंद जिंदगी के। तो पोलियो ड्रॉप्स में क्या रहता है? पोलियो ड्रॉप्स में एंटीबॉडीज रहती है कि एंटीजन रहता है? क्या रहता है? इट इज एंटीजन, समझ रहे हो? एंटीजन। और वो भी कौन से एंटीजन? एटीन्यूएटेड, वीकेंड एंटीजेंस। एंटीजन समझते हो ना? अब ये जो पोलियो है, ये पोलियो कौन कॉज करता है? पोलियो वायरस कॉज करता है, सभी को पता है पोलियो वायरस। मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आपको बता रही हूँ बिकॉज आई नो कि आप ये टॉपिक में थोड़ा ऐसे कच्चे हो, मतलब समझता नहीं है आपको, ऐसे खाली हाँ बोल देते हो, फिर समझता नहीं है, तो समझो, ठीक है, समझो। पोलियो ड्रॉप्स जो होते हैं ना, वो पोलियो ड्रॉप्स के अंदर एंटीजेंस रहते हैं। और कौन से एंटीजेंस रहते हैं? वीकेंड एंटीजेंस रहते हैं, मतलब मरे हुए एंटीजेंस रहते हैं, थोड़े थोड़े, हाफ जिंदा टाइप्स। हाफ जिंदा टाइप्स, मैं बहुत कच्चा लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। हाफ जिंदा टाइप्स मतलब क्या? टाइगर जिंदा है वाला। तो हाफ जिंदा टाइप्स को क्या बोलते हैं पता है? हाफ जिंदा टाइप्स को एटीन्यूएटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीन्यूएटेड, मतलब हाफ जिंदा, पूरी तरीके से मरे भी नहीं है, उसको हम वीकेंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यार वो वीक हो चुके हैं ना, वीकेंड हो चुके हैं। हाफ जिंदा है, आधी स्ट्रेंथ तो हमने खा ली, अब उसके अंदर जो बची कुछ स्ट्रेंथ है बस उतना ही है। अब इसको हम हाफ जिंदा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैंने ऐसे के ऐसे स्ट्रॉन्ग सारे पोलियो वायरसेस डाल दिए ना बॉडी के अंदर, भाई बंदे को पोलियो हो जाना है। हमें नहीं चाहिए उसको पोलियो हो जाए, राइट? हमें उसको पोलियो नहीं कॉज करवाना, हमें बॉडी को प्रिपेयर करवाना है कि जब वो रियल पोलियो वायरस अगर आता है आपकी बॉडी के अंदर,
तो आपके अंदर वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी होने चाहिए। एंड दैट इज वाई ये पोलियो वायरसेस, जो हाफ जिंदा पोलियो वायरसेस है, वो हम बॉडी में डालते हैं। तो बॉडी को लगता है अरे बाप रे हमारे अंदर तो भाई पोलियो वायरस आ गया, तो सारे एकदम सेल्स भागा दौड़ी करने लगते हैं कि यार पोलियो वायरस आ गया, पोलियो वायरस आ गया, हमारे बॉडी में पोलियो वायरस आ गया, अब तो पोलियो हो जाना है। तो क्या करेगा बॉडी? ऑफ कोर्स वो अपनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये तो एंटीजन है, हाफ जिंदा एंटीजन है। अब वो हाफ जिंदा एंटीजन है, वो तो बॉडी को नहीं पता ना, वो तो खाली देखेगा ना कि मेरे सामने इतने सारे पोलियो वायरसेस खड़े हैं, झुंड ऑफ पोलियो वायरसेस। उसको नहीं दिखता कि वो वीकेंड है, वो हाफ जिंदा है कि पूरी तरीके से जिंदा है। वो तो उसको पूरी तरीके से जिंदा ही कंसिडर कर रहा है, रियल वाला कंसिडर कर रहा है। तो वो उससे फाइट करने के लिए हमारा बॉडी बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और फिर उससे लड़ता है। अब वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में स्टोर हुए रहते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम अगर रियल पोलियो वायरस आया ना अपने बॉडी में, तो तभी हमारा बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बने हुए हैं। आप समझ रहे हो ये स्ट्रैटेजी, समझ रहे हो कि हाफ जिंदा वाले हम क्यों ले रहे हैं। एंड इसलिए जब भी हम वैक्सीन लेते हैं, हम सब ने कोरोना वाला वायरस भी फेस किया है, तो उसका भी कोवैक्सीन वो सब हमने लिया है, राइट, वैक्सीन हमने लिए हैं। तो वो वैक्सीन लेने के बाद हमें क्यों 2-3 दिन ऐसा फीवर आता है, वो सब चीज़ें क्यों होती है? बिकॉज हमारे बॉडी को लगता है कि यार ये रियल है, ठीक है, हमारे बॉडी को लगता है कि ये रियल कोरोना वायरस है। एंड इसलिए उससे लड़ते लड़ते ये सब फीवर वगैरह सब कुछ होता है। बिकॉज फीवर क्या है, अपने बॉडी का एकदम डिफेंस सिस्टम है, तो उसको लगता है कि भाई ये रियल कोरोना वायरस अपने बॉडी में घुस गया है, वो चालू कर देता है फीवर, ठीक है, समझ रहे हो ना, एकदम समझ रहे हो, यस समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एटेन्यूएटेड पैथोजेंस दैट इज वीकेंड दैट इज हाफ जिंदा। आ जाओ ये पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ वो वैक्सीनेशन वाले पैराग्राफ का ही ये है ये। तो यहाँ पे देखो, मैंने जो अभी पूरा रामायण आपको समझा है ना, ये थोड़ा हाईफाई लैंग्वेज में मेरे पीछे लिखा है, ठीक है। अपन ने तो एकदम कच्चा लैंग्वेज, दोस्त वाले लैंग्वेज में मैंने आपको पूरा इम्यूनिटी वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट समझा दिया, राइट, एकदम सिंपल भाषा में समझा दिया। अब इसको थोड़ा रीड करेंगे तो आपको तो और मतलब समझ जाएगा। इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स, ठीक है, एंटीजन क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, तो एंटीजेनिक प्रोटीन्स और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन, ये समझ रहे हो, मैंने आपको ये वर्ड करवाया था, इसको क्या बोलते हैं, एटेन्यूएटेड। एटेन्यूएटेड मतलब क्या, हाफ जिंदा, ठीक है। तो हाफ जिंदा वाले रहते हैं वैक्सीनेशन में। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए कि वैक्सीन में, मेजॉरिटी ऑफ द वैक्सीन में कौन से टाइप के एंटीजेंस दिए जाते हैं, तो इट इज मोस्टली एटेन्यूएटेड पैथोजेंस, ठीक है, मतलब हाफ जिंदा टाइप्स ही देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज माल्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट डैश ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन द बॉडी। तो ये है नीट 2017 का सवाल। माल्ट वाले लाइन में आ जाओ। अगर इसका आंसर देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको आंसर भी नहीं दूंगी तो भी आपको समझ जाएगा, बिकॉज ये लाइन टू लाइन पूछा गया है फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है, ये एकदम मतलब यही लाइन है और उसमें से सवाल पूछ लिया, कुछ ट्विस्टिंग भी नहीं किया। तो ये लाइन में देखो क्लियरली लिखा गया है, जो माल्ट रहता है, माल्ट सिस्टम जो रहता है, it constitutes about 50% of the lymphoid tissue in the human body। अब माल्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहती हूँ, बिकॉज ऐसे मेरे से रहा नहीं जाता है ना, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ाई बिना हमारा जिंदगी नहीं कटता। तो यहाँ पे माल्ट क्या है, माल्ट है म्यूकोजल, ठीक है, यहाँ पे देखो म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये क्या होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, ये सब में ना प्रेजेंट रहता है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या है, देखो नाम से ही समझता है यार, ब्रेक डाउन करो। म्यूकोजा मतलब क्या रहेगा कि उसमें म्यूकस प्रेजेंट है, राइट, म्यूकस प्रेजेंट है। म्यूकस क्या रहता है, चिपचिपा वाला फंक्शन है ना, चिपचिपा फंक्शन रहता है उसका, कि कोई भी चीज अगर आएगी तो वो वहां पे चिपक जाएगी, वही बेसिक फंक्शन रहता है म्यूकस का, है ना, सभी को पता है म्यूकस का फंक्शन क्या रहता है, चिपचिपा। तो जब भी कोई भी चीज आएगी वो उसको चिपका देगा। तो इसका फंक्शन क्या आपको लगता है, क्यों जरूरी है, ये क्यों जरूरी है? देखो, कोई भी पैथोजन आएगा, कोई भी जैसे कि वायरस आ गया, बैक्टीरिया आएगा, अब वो आ तो गया, पर अगर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, जो बहुत प्रोन है टू इन्फेक्शंस,
ठीक है, बहुत प्रोन है टू इन्फेक्शंस। तो अगर उसमें हमने ऑलरेडी एक लाइनिंग कर रखी है ऑफ म्यूकस, ठीक है, मैंने पूरा वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट को ना पूरा ऐसे पेंटिंग कर रखा है विथ म्यूकस, तो होगा क्या, जब भी कोई भी पैथोजन आएगा ना तो वो वहां पे चिपक जाएगा, तो उसका तो खेल खत्म, समझ रहे हो। तो वो आएगा मस्त में, ठीक है। दिस इज सब, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये बोर्ड के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और मैंने यहाँ पे पूरा पेंटिंग डाल दिया ऑफ म्यूकस, ठीक है, ऑफ म्यूकस। मैं एक पैथोजन हूँ, अब मैं पैथोजन हूँ, मैं तो मस्त जाऊंगी, मुझे लगेगा कि मैं यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करूंगी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करूंगी। फॉर एग्जांपल मैं है ना न्यूमोनिया हूँ, ठीक है, वो क्या न्यूमोनिया हूँ, हीमोफिलस है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो मैं अगर स्ट्रेप्टोकोकस हूँ, भाई गिर गई सॉरी, तो स्ट्रेप्टोकोकस हूँ, यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म है, आपको दिख रहा है ना, तो प्लेटफॉर्म है, अभी मैं गिरते गिरते बची। चलो, तो यहाँ पे पेंटिंग है। कभी कभी मेरी ना एक्टिंग मेरे पे बहुत भारी पड़ने वाली है, हर लेक्चर में मैं एक्टिंग करती हूँ ना आप लोग को समझाने के लिए, कभी भारी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ओके, फिर से हम लोग एक्टिंग शुरू करेंगे। मैं क्या हूँ, मैं स्ट्रेप्टोकोकस हूँ, मैं तो मस्त में जाऊंगी, मैं मस्त में जाऊंगी, मैं ट्राई करूंगी कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मैं इन्फेक्शन कॉज करूँ, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज करूँ, पर मेरा तो खेल खत्म होने वाला है, बिकॉज गाइज यहाँ पे क्या है, म्यूकोज है। मैं जाऊंगी, मैंने यहाँ पे चिपक जाऊंगी, अब मैं जिंदा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं मर गई, मैं जिंदा हूँ, पर यार मैं निकलूँ कैसे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मेरे भाई बंधु सब मजे में जी रहे अपनी लाइफ, पर मैं यहाँ पे चिपक गई हूँ, बिकॉज मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज करूंगी, समझ रहे हो। तो वैसे ही कोई भी पैथोजन आएगा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज करना चाहता है, या डाइजेस्टिव में करना चाहता है, या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में करना चाहता है, तो उसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, म्यूकोजा प्रेजेंट है, और वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, माल्ट सिस्टम बोलते हैं। याद रहेगा ये पूरे लाइफ, याद रहेगा, है ना, पूरा एक्टिंग वैक्टिंग करके समझा दिया है ना, गिरते गिरते, अभी तो हमारे जान भी आपके लिए कुर्बान कर रहे हैं हम लोग, गिरते गिरते बच रहे हैं, ठीक है, हो गया। चलो, एड्स के ऊपर वाला ये है पैराग्राफ, कर लेना मार्क एक बार, 50% एक बार हाईलाइट कर लेना कि जो माल्ट सिस्टम रहता है ना, माल्ट टिश्यू जो रहता है वो 50% कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 50%। ओके, चलो, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी। भाई पहले तो मुझे ये बताओ, प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी का है, मतलब ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये कौन सी बीमारी कॉज करता है, क्या ये बीमारी कॉज करता है, यस, कौन सी बीमारी कॉज करता है, मलेरिया। कौन सी बीमारी कॉज करता है, मलेरिया। अब ये मलेरिया में प्लाज्मोडियम तो भाई घुस गया, मतलब मलेरिया में नहीं घुसेगा ऑफकोर्स, मस्कीटो में या तो ह्यूमन बॉडी में घुसेगा, पर देर आर स्पेसिफिक स्टेजेस, है ना, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। प्लाज्मोडियम ऐसा नहीं कि एक ही प्लाज्मोडियम है और वही वो प्लाज्मोडियम वाले रूप में ही रहता है, उसके बहुत सारे रूप है, ठीक है, बहुत सारे, बहरूपिया है, बहुत सारे रूप, ऐसे रूप रंग चेंज करता है ताकि उसको लगता है कि किसी को पता नहीं चल रहा, पर सबको पता चल रहा है ना, भगवान देख रहा है उसको। तो जब भी वो मस्कीटो के बॉडी के अंदर जाता है तो वो ऐसे मस्कीटो के बॉडी के अंदर भी बहुत सारे रूप रंग चेंज करता है, जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है तो उसमें भी बहुत सारे रूप रंग चेंज करता है, मतलब ऐसे ना गिरगिट की तरह रंग चेंज करता है, जैसे हमारे दोस्त रंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम का कौन सा स्टेज है, कौन सा रूप रंग है जो होता है इन्फेक्टिव स्टेज। मुझे पता है आप लोग चिल्ला चिल्ला कर मुझे आंसर दे रहे हो, दैट इज स्पोरोजोइट, है ना, एकदम करेक्ट, दैट इज ट्रोफोजोइट, ना 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 ना, स्पोरोजोइट, यस 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 यस, फीमेल गेमिटोफाइट, मेल गेमिटोफाइट, ये तो नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या है, स्पोरोजोइट। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है, होना तो नहीं चाहिए, पर अगर होता है तो आ जाओ ये वाले डायग्राम में, ठीक है, ये वाले डायग्राम में आ जाओ, आपका सारा मैं कंफ्यूजन अब भी क्लियर करती हूँ। तो ये वाला देखो, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से स्पोरोजोइट्स निकल रहे हैं, है ना, ये क्या निकल रहे हैं, स्पोरोजोइट्स निकल रहे हैं। ये स्पोरोजोइट्स निकल कर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो जाना चाहते हैं टू द ह्यूमन बॉडी। कहाँ जाना चाहते हैं, ह्यूमन बॉडी। उनका मन भर गया, वो बोलते कि यार मच्छर के अंदर हमारा लाइफ कट गया, मच्छर के अंदर जिंदगी हमारी कट रही है, पर अच्छी नहीं कट रही है, हम जाना चाहते हैं टू एन एडवांस्ड
ऑर्गेनिज्म विच इज ह्यूमन बॉडी। तो वो ह्यूमन बॉडी में जाना चाहते हैं कौन सा स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, कौन सा स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, विच इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। देखो यहाँ पे ये लाइंस रीड करो, यहाँ पे मार्क कर लो, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजॉइट्स बोलते हैं। एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मस्कीटो सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स, मस्कीटो की सलाइवरी ग्लैंड्स से भी एस्केप करना चाहते हैं और वो कहाँ पर जाना चाहते हैं, टू द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो स्पोरोजॉइट्स है ना, यही है इन्फेक्शन कॉज करने वाले, और वो जाएंगे एंटर करेंगे इनटू द ह्यूमन बॉडी का ब्लड। समझ रहे हो? और वो कैसे कर पा रहे हैं, बिकॉज वो अभी कहाँ पे बैठे, वो सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ द मच्छर में बैठे हैं। अब ये मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड्स में मस्त में बैठे, उनको पता है कि ये मच्छर को कभी ना कभी तो भूख लगेगा ना, कभी ना कभी तो भूख लगेगा ना, तो जब भी उसको भूख लगेगा वो जाएगा टू अ ह्यूमन बॉडी। अब वो ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो वहां पे वो खून चूसने जाएगा, और वो जब भी वो खून चूसने जाएगा ना, तब वो अपना स्पोरोजॉइड्स भी वहां पे प्रेजेंट कर रहा है। तो वो स्पोरोजॉइड्स अंदर जा रहा है और उसके बाद में वो यहाँ पे ट्रांसफर भी कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्पोरोजॉइड्स है ये है इन्फेक्टिव स्टेज, और ये इन्फेक्टिव स्टेज अंदर जाएगा टू द ह्यूमन बॉडी, और वो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो स्पोरोजॉइड घुस जाएगा। समझ रहे यस। तो यहाँ पे जो स्पोरोजॉइट है वो इन्फेक्टिव स्टेज है, वो अंदर जाएगा टू द मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड से वो ट्रांसफर हो जाएगा टू द ह्यूमन बॉडी के ब्लड में, और फिर तो भाई वो मस्त मौला घूमता रहेगा, फिर से रूप चेंज करेगा और अपना जिंदगी काटता रहेगा। अंडरस्टूड है भाई लोग, अंडरस्टूड है यस। तो यहाँ पे क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज कौन है, ये वर्ड है ना, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज स्पोरोजॉइट्स। अंडरस्टूड है यस। आ जाओ, फिर से मैं आपके लिए लाइंस भी लेकर आई हूँ, तो लाइंस भी देख लो एक बार। अगर आपको यहाँ पे शांति नहीं मिली है ना, आत्मा को शांति नहीं मिली कि मैम यार लाइंस बताओ, ये क्या डायग्राम क्या बता दिया, तो लाइंस में भी आ जाओ। तो यहाँ पे पैराग्राफ में आ जाओ, द पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजॉइट्स दैट आर स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड्स। किसकी सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, ना, किसकी सलाइवरी ग्लैंड्स, मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड्स, दैट इज फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। व्हेन दीज मस्कीटो बाइट अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उसको भूख लगेगा, वो घूमेगा वो मच्छर और देखेगा कोई तो ह्यूमन बॉडी मिल जाए, है ना, मीठा मीठा ब्लड मिल जाए। जब उसको मीठा मीठा ब्लड मिलेगा तो वो बाइट करेगा, खून चूसेगा, तभी वो जो स्पोरोजॉइड्स है वो भी अंदर चला जाएगा टू द ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे स्पोरोजॉइड्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू हिज हर बॉडी, देयर बाय इनिशिएटिंग द इवेंट्स मेंशन्ड अबव। फिर से उसकी जिंदगी कटेगी, लाइफ साइकिल चलता रहेगा। अंडरस्टूड है यस। अरे खत्म हो गया ये तो, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया ये तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं एक और नया चैप्टर, दैट इज आवर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो यहाँ पर हमारा बातचीत का सिलसिला खत्म होता है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि लेक्चर लिया अपन ने, लेक्चर था ही नहीं, है ना, लेक्चर तो था ही नहीं, हमारा क्या था, ये तो हमारा था सिलसिला। तो यहाँ पे बातचीत का सिलसिला हमारा खत्म होता है और यहाँ पर हम खत्म करेंगे एक और नया चैप्टर सक्सेसफुली डन एंड डस्टेड, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज खत्म हो जाता है। एंड अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके लिए ना मुझे फरमाइश चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन भाई लोग भर जाना चाहिए विद द रिक्वेस्ट कि मुझे ये चैप्टर चाहिए मैम, ये चैप्टर चाहिए दीदी। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, और कैसा लगा लेक्चर वो भी बता देना, ठीक है। तो दूसरे भी लेक्चर्स मैंने जैसे कहा कि आई बटन में आपको मिल जाएगा, वो सारे लेक्चर्स आप गो थ्रू करिए। मैं आपको एकदम एश्योर करती हूँ जितने प्यार से दिल से लेक्चर बनाया है ना, वो दिल तक पहुंचना भी चाहिए, ठीक है, दिल तक पहुंचना भी चाहिए। वो मेहनत, वो प्यार से जो आपको पिरोस रही हूँ मैं आपको, वो आप अच्छे से लेना भी और उसका इस्तेमाल अच्छे से करना, ठीक है। ओके, जाए, अच्छा चलती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय।